नमस्कार दोस्तों। रेलवे की जो साइंस से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनसे जो एनसीईआरटी जो 10th क्लास है, उसका चैप्टर फर्स्ट से अनेक क्वेश्चन पूछे गए हैं। चाहे रेलवे एलपी की एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी या एनटीपीसी, इससे संबंधित अनेक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। इसमें पहला ही लाइन है जिसमें क्या मैग्नीशियम रिबन का जो अध्ययन है उससे संबंधित। तो मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? क्योंकि इस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। इस कारण हमें जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं। यह चमकदार श्वेत लोक के साथ जलता है, जिसमें आगे चलकर यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है या हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त होता है। अब एक इसमें क्रियाकलाप दे रखा है 10th क्लास की एनसीईआरटी में कि जस्ते या जिंक के दानेदार को जब तनु H2SO और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है? जिंक के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराने पर हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अब इनको लिखने का जो तरीका है या जो हम यह लिख रहे हैं, ये एक रासायनिक समीकरण है। तो रासायनिक समीकरण होता क्या है? तीर के निशान के लेफ्ट की तरफ अभिकारक होते हैं और तीर के निशान के राइट की तरफ उत्पादों को लिखा जाता है। ये जो रासायनिक समीकरण होते हैं, इनको संतुलित करने के लिए एक विधि का उपयोग किया जाता है जिसे हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। यह जो रासायनिक समीकरण है, इनको संतुलित करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि अभिकारकों और उत्पादों की जो संख्या है वह बराबर होनी चाहिए। ये जो तत्व होते हैं, जैसे इस समीकरण में देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया MgO बनता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वह 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन के तत्व 2 है और यहाँ पर 1 है। इस कारण हमें यहाँ पर इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। इस कारण मैग्नीशियम 2 हो गए तो इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब यह समीकरण एक संतुलित समीकरण हो गया, क्योंकि रासायनिक समीकरण में न तो नए तत्व बन सकते हैं और न ही नष्ट हो सकते हैं। इस कारण रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करना पड़ता है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जिंक को H2SO4 से अभिक्रिया कराने पर ZnSO4 प्लस H2 बनता है। यहाँ जिंक का तत्व 1 है, यहाँ पर 1 है। H2O 2 है, यहाँ पर 2 है। SO4 4 है, SO4 4 है। या SO4 का जो तत्व होता है वह 1 है और यहाँ पर भी 1 है। इस कारण यह जो समीकरण है यह पहले से ही संतुलित है। आइए हम और जो इम्पोर्टेंट जो संतुलित समीकरण जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं उन पर देखते हैं। जब फेरस की अभिक्रिया H2O से करवाई जाती है तो हमें Fe3O4 प्लस 4H2O प्राप्त होता है। अब इस समीकरण को दोस्तों संतुलित कीजिए। यहाँ 3Fe है या Fe3 है, फेरस सही है। H2 यहाँ H2 1 है, यहाँ 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, तो हमें हाइड्रोजन की संख्या बराबर करनी पड़ेगी। तो यहाँ 2 से गुणा यहाँ पर हाइड्रोजन की हमें संख्या प्राप्त करनी, 4 दूनी 8 है, तो हमें यहाँ से हाइड्रोजन की संख्या भी 4 करनी पड़ेगी। इस कारण 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। अब यहाँ ऑक्सीजन के जो तत्व होते हैं वह 4 होते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन के तत्व होते हैं वह 4 है, तो यह समीकरण संतुलित हो गया। अब दोस्तों ये जो समीकरण है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है। यह एलपी ग्रुप डी में कई बार पूछा गया। जब बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया Al2SO4 के साथ करवाई जाती है तो हमें BaSO4 प्लस 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। यहाँ अब इस समीकरण को संतुलित करो। 3Ba यहाँ कितना है? यहाँ है ही नहीं, तो इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 3Ba है तो यहाँ 3Ba आएगा, सही है। 3 दूनी 6 क्लोरीन है, यहाँ पर 3 दूनी 6 क्लोरीन है। यहाँ 2 L2 है, यहाँ 2 L2 है।
2 एल्यूमिनियम के तत्व होते हैं और यहाँ पर भी 2 है। SO4 के 3 है, यहाँ पर यहाँ S3 है तो 3S हो गया, 4 थी 12 ऑक्सीजन है तो 4 थी 12 ऑक्सीजन हो गया, तो यह समीकरण भी संतुलित हो गया। यह समीकरण 2Na सोडियम प्लस 2H2O 2NaOH और हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक समीकरण ये भी दे रखा है जिसको 2 हाइड्रोजन प्लस Cl2 की अभिक्रिया करके 2HCl, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 क्लोरीन, तो यहाँ पर भी 2 क्लोरीन है। अब दोस्तों इस चैप्टर में आगे का जो टॉपिक है भौतिक अवस्थाओं को संकेतों के रूप में लिखना। जो इनके जो संकेत होते हैं कि ये किस फॉर्म में, ठोस में है, द्रव में है, जलीय अवस्था में है, या ठोस में है या गैस में है, कौन सी अवस्था में, तो इनकी जो विधि होती है वह भौतिक अवस्थाओं को इनके जो रासायनिक समीकरण होते हैं उसमें लिखा जाता है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराई जाती है 340 एटीएम दाब पर, तो CH3 हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। इसी प्रकार एक इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है जो ग्लूकोज की अभिक्रिया है, जो पौधों में क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। 6CO2 जो एक्वस अवस्था में जलीय अवस्था में होता है, 12H2 जो द्रव अवस्था में होता है, सनलाइट और क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। C6H12O6 जो हमें जलीय अवस्था में प्राप्त होता है, और 6H2 जो लिक्विड। अब इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजन बनाने की, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया के दौरान हमें कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं, तो ग्लूकोज और जल प्राप्त होता है। ये जो इनकी अवस्था होती है, G4 गैस के रूप में, L4 लिक्विड के रूप में, द्रव के रूप में, एक्वस जलीय अवस्था के रूप में CO2 पाई जाती है, और S4 ठोस अवस्था के रूप में पाई जाती है। तो दोस्तों इस चैप्टर का हम अगले वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिन्हें रासायनिक अभिक्रियाओं के टाइप्स। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है? पहली संयोजन अभिक्रिया, दूसरी वियोजन अभिक्रिया, तीसरी विस्थापन अभिक्रिया, चौथी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया होती है वह 4 प्रकार की। 10th की NCERT में 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दे रखी है, जिसमें पहली होती है संयोजन अभिक्रिया। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि संयोजन अभिक्रिया जब 2 अभिकारक मिलकर या संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2 अभिकारक कैल्शियम प्लस H2O अभिक्रिया करके एक सिंगल उत्पाद बना रहे हैं और इसमें ऊष्मा भी निकल रही है। इस कारण संयोजन अभिक्रिया को ऊष्मासेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। लेकिन सभी संयोजन अभिक्रिया ऊष्मासेपी अभिक्रियाएं नहीं हो सकती। अब आप देखते हैं जैसे कोयले का दहन, जब कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है तो CO2 निकलती है। जब हाइड्रोजन के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम्स मिलकर जल का निर्माण करते हैं तो यह संयोजन अभिक्रिया हो गई।